नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। और अभी तक हम लोग जो है एरर्स के क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे। अब बारी है दोस्तों फिलर्स के कुछ और क्वेश्चंस को देखने की। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने है। देखो क्या लिखा है इसमें, हम लोग पढ़ेंगे। चाइना ऑन वेडनेसडे डैश इंडिया फॉर violating border agreements and said India dash responsibility for the recent tensions। ठीक है, तो इसको पढ़ने पर जो है हमको ये चीज समझ में आ रही है कि ये चाइना और इंडिया के बीच में जो रीसेंट डिस्प्यूट था या किसी भी प्रकार का जो चाइना इंडिया के बीच में डिस्प्यूट है उसके बारे में ये डिस्कशन हो रही है। ठीक है, अब देखते हैं। तो देखो चाइना ऑन वेडनेसडे को जो है चाइना ने क्या किया, डैश इंडिया, उसने देखो चाइना ऑन वेडनेसडे। अब ये जो वर्ड है दोस्तों, ये ऑन वेडनेसडे, ये आपका क्या है, टाइम फ्रेज। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, टाइम फ्रेज हम लोग इसको कहेंगे, है ना। अगर इसको हटा भी देंगे, ये एक्चुअल में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है। आप देखो किसके बारे में, चाइना के बारे में। तो देखो चाइना ऑन वेडनेसडे मान लेते हैं, चलो इसको नहीं पढ़ते हैं, तो चाइना डैश इंडिया। ठीक है, अब चीजें क्लियर हो रही है कि चाइना ने इंडिया को डैश किया, मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पर कोई वर्ब आ रहा है। ठीक है, देखेंगे कौन सा वर्ब है, पहले इसका मीनिंग समझते हैं। तो देखो चाइना ने इंडिया को डैश किया, ठीक, किस चीज के लिए, फॉर वायोलेटिंग। अब यहाँ पर अच्छा ये स्पेलिंग एरर ओ आने वाला है। ठीक है, VIO स्पेलिंग इसकी सही होगी। तो देखो चाइना ने इंडिया को डैश किया फॉर वायोलेटिंग बॉर्डर एग्रीमेंट्स। ठीक है, कि चाइना का इंडिया के ऊपर ये डैश था। ठीक है, कि इंडिया ने जो है ये बॉर्डर एग्रीमेंट जो है उसको वायलेट किया है, उसका उल्लंघन किया है। ठीक है, एंड सेड इंडिया, और क्या कहा कि इंडिया डैश रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि इंडिया का क्या है, जिम्मेदारी है, डैश है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर द रीसेंट टेंशन, कि ये जो हाल ही में जो टेंशन हो रहा है, दोनों देशों के बीच में जो खींचतान हो रही है, इसके पीछे पूरी जिम्मेदारी जो है वो किसको मान रहे हैं, चाइना वाले इंडिया को मान रहे हैं, है ना। तो ये तो इसका मीनिंग है। अब देखते हैं थोड़ा सा डिटेल में इसको, कि एक तो हमने पता किया दोस्तों क्या, कि यहाँ पर आने वाला है हमारा वर्ब आने वाला है, और कौन सा वर्ब आने वाला है ये भी आप लोग देखें कि यहाँ पर जो है चाइना ने इंडिया पर डैश किया, किस चीज के लिए दोस्तों, वायलेट करने के लिए। वायलेटिंग का मतलब होता है उल्लंघन करना। ठीक है, उल्लंघन करना, किसी नियम का उल्लंघन करना, किसी कानून का, कायदे का, किसी तरह का उल्लंघन करना, उसके ऊपर जो है चाइना ने इंडिया को डैश किया। मतलब यहाँ पर वर्ब आने वाला है, और डैश वायलेटिंग एग्रीमेंट एंड सेड। देखो वर्ब आने वाला है, और एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं कि कौन से टेंस का वर्ब आएगा। आप यहां पर देखो एंड लगा है, और उसके जस्ट बाद में आप देखो सेड। दोस्तों सेड जो है ये हमारा वर्ब का सेकंड फॉर्म है। ठीक है ना, सेड हमारा वर्ब का सेकंड फॉर्म है, और एंड से लगा हुआ है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि एंड हम जब भी लगाते हैं, दोनों तरफ जो है हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है ना, स्पीच जो है वो सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच होना चाहिए। इसका मतलब अगर यहाँ पर नाउन है तो नाउन होना चाहिए दोस्तों, बहुत स्पेसिफिक। जैसे आईएनजी वाला वर्ड है, आईएनजी वाला वर्ब है, तो यहाँ आईएनजी वाला वर्ब होना चाहिए। ठीक है, इस साइड अगर आपका कोई सेंटेंस वन है तो इधर आपका सेंटेंस जो है वन की तरह ही होना चाहिए। यहां पर अगर जो टेंस है, ठीक है, यहां पर आपका जो भी टेंस है सेम टेंस जो है यहां पर होना चाहिए। मतलब एग्जैक्टली सेम पैटर्न में जो है दोनों तरफ होना चाहिए। ठीक है ना, एंड का ये रूल है। अब आप देखो यहाँ पर कि एंड जो है, यहाँ अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो एक चीज क्लियर हो रही है दोस्तों कि यहाँ भी क्या होगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म होने वाला है। ठीक है, सेकंड फॉर्म होने वाला है। और देखो नियमों का उल्लंघन करना, इस तरह की यहाँ पर कुछ ना कुछ बात बताई जा रही है। एग्रीमेंट्स का उल्लंघन करना, एग्रीमेंट को तोड़ना, इसका मतलब यहाँ पर जो सेंस है वो नेगेटिव सेंस आ रहा है। ठीक है ना, किस सेंस में आ रहा है दोस्तों, नेगेटिव सेंस में।
देखो दो बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पता चली हमको इस पर्टिकुलर ब्लैंक के बारे में कि एक तो वर्ब का सेकंड फॉर्म होना चाहिए और दूसरा वो क्या होना चाहिए, नेगेटिव सेंस का होना चाहिए। देखो आपके पास ऑप्शंस क्या क्या है, थ्रेटन, देखो वर्ब का सेकंड फॉर्म है और थ्रेटन का मतलब बिल्कुल एकदम धमकी देना, डराना, धमकाना, इस तरह का यहाँ पर सेंस आ रहा है ना, डराने के सेंस में यहाँ पर आ रहा है। इसका मतलब ये हो सकता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है। क्रिटिसाइज्ड, क्रिटिसाइज का मतलब होता है कि उसकी क्या करना, आलोचना करना। ठीक, वर्ब का कौन सा फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। ठीक है, आलोचना करना मतलब बुराई करना या फिर कमियां बताना, इस तरह का सेंस आ रहा है, बिल्कुल हो सकता है। ब्लेम करना, आरोप लगाना। ठीक है, ब्लेम करने का मतलब आरोप लगाना, और आपका ये भी नेगेटिव सेंस का है। देखो अभी तक 3 वर्ड हमें पता चले और तीनों ही दोस्तों हमारे नेगेटिव सेंस के हैं। फोर्टिफाइड करना, फोर्टिफाइड का मतलब होता है कि मजबूत करना, क्या करना, मजबूत करना या पक्का करना, इस तरह का यहाँ पर सेंस आ रहा है। और 45 का मतलब एकदम स्ट्रेंथन करना, इंग्लिश में क्या मतलब है इसका, स्ट्रेंथन। ठीक है, स्ट्रेंथन करना, तो उसको और ज्यादा मजबूत करना। तो चाइना जो है उसने क्या किया दोस्तों, इंडिया को स्ट्रेंथन किया, इंडिया को और ज्यादा पावरफुल बनाया, और ज्यादा मजबूत बनाया। क्या ऐसा सेंस आने वाला है, बिल्कुल नहीं आने वाला है। क्यों, क्योंकि ये आपका एक तरह से पॉजिटिव सेंस का वर्ड है दोस्तों। ठीक है ना, पॉजिटिव सेंस का वर्ड है, मतलब इस डी वाला ऑप्शन हमारा नहीं होने वाला है, इसको हमने तुरंत कट कर दिया। देखो बॉल्स्टर्ड जो है, अब ये आपका वोकेब पर डिपेंड करता है, इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बॉल्स्टर करना मतलब किसी को सपोर्ट करना। ठीक है ना, क्या करना, सपोर्ट करना। वर्ब का कौन सा फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है। सेंस कौन सा आ रहा है, पॉजिटिव सेंस आ रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं होने वाला है। देखो दोस्तों इस मेथड से, इस अप्रोच के साथ हमने क्या किया, दो जो पॉइंट्स हैं उसको हमने कट कर दिए। ठीक, क्लियर हुआ। तो अब हमारे पास जो है पॉइंट कितने बचे, ए हो सकता है, बी हो सकता है या फिर सी हो सकता है। अब थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं हमारे नेक्स्ट वाले ब्लैंक की ओर। ठीक है, देखते हैं। तो आप देखो कि चाइना ऑन वेडनेसडे डैश इंडिया फॉर वायलेटिंग बॉर्डर एग्रीमेंट्स की, किस कारण डैश किया, बॉर्डर के जो एग्रीमेंट्स हैं उसको वायलेट करने के कारण। और क्या कहा इंडिया से, सेड इंडिया डैश रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द रीसेंट टेंशंस, कि इंडिया जो है वो डैश करता है क्या, जिम्मेदारी किसके लिए, रीसेंट टेंशन। देखो रीसेंट टेंशंस, यहां पर इसको पढ़कर दोस्तों एक चीज समझ में आ रही है कि ये हमारा वैसे भी पास्ट टेंस की यहाँ पर बात की जा रही है, कि हाल ही की जो टेंशन्स थे उसके बारे में बात हो रही है। या फिर यहाँ पर आप देखो कि सेट लगा है, इसका मतलब ये काम पहले से हो चुका है। इसका मतलब यहाँ पर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका जो सेंटेंस है दोस्तों वो सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। ठीक है ना, किसका सेंटेंस है, सिंपल पास्ट। ठीक है, सिंपल पास्ट का ये पर्टिकुलर सेंटेंस है। इसका मतलब यहां पर वर्ब का कौन सा टेंस आना है दोस्तों, पास्ट टेंस। क्यों, क्योंकि इंडिया डैश रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंडिया क्या करता है, डैश करता है। क्या, देखो ये आपका सब्जेक्ट, यहाँ वर्ब और यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इस हिसाब से यहाँ पर किसकी जगह बनती है, वर्ब की। वर्ब के कौन से फॉर्म की दोस्तों, सेकेंड फॉर्म की। आप यहाँ पर देखो होल्ड, हेल्ड और होल्ड, ये होल्ड वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है। और होल्ड का मतलब होता है क्या, हैंडल करना, पकड़ कर रखना। ठीक है, पकड़ कर रखना, तो ये आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। चलिए, टुक, ये भी आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। और बोर, BORE, बोर, ये भी आपका सेकेंड फॉर्म है। अब हालांकि डी और ई तो हमने कैंसिल कर दिया। ठीक है, पजेस करना मतलब उस पर अपना अधिकार जताना। ठीक है, डिनाइड करना मतलब मना करना। पजेस मतलब अपना उस पर अधिपत्य या फिर अधिकार दर्शाना। और डिनाइड करने का मतलब होता है मना करना। तो ये दोनों तो आपके वैसे भी ऑप्शंस में नहीं है। हालांकि ये आपका पजेस जो है, देखो यहाँ पर पजेस जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। अगर आपको इसमें डाउट है
तो आप ऐसे पता कर सकते हो कि क्योंकि possesses हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, हमको चाहिए वर्ब का सेकंड फॉर्म, उस हिसाब से भी आपने डी वाले ऑप्शन को कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब डिनाइड जो है वो वर्ब का सेकंड फॉर्म है, लेकिन क्योंकि ये ऑप्शन नहीं है, पॉजिटिव आ गया, तो इसलिए हम लोग इसको कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अब देखना पड़ेगा हमको कि मीनिंग के हिसाब से यहां पर देखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही आपके वर्ब के सेकंड फॉर्म है, और देखते हैं मीनिंगफुली कौन सा फिट हो रहा है। आप मुझे बताओ, क्या ये थ्रेटेंड होने वाला है? चाइना ऑन वेडनेसडे थ्रेटेंड इंडिया, कि वेडनेसडे को चाइना ने इंडिया को डराया, ठीक है, धमकी दी। किस तरह की धमकी दी? फॉर वायलेटिंग, देखो किसके लिए धमकी दी? फॉर वायलेटिंग बॉर्डर एग्रीमेंट, की बॉर्डर का जो एग्रीमेंट इंडिया ने तोड़ा और उस कारण से चाइना ने उनको धमकी दी। और क्या कहा कि इंडिया होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द रीसेंट टेंशंस, कि इंडिया क्या करता है? होल्ड करता है। अच्छा, होल्ड्स और होल्डेड। अच्छा दोस्तों, होल्ड तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, सॉरी, है ना, वर्ब का ये होल्ड क्या है? फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है होल्डेड, ठीक है, उस वाला होल्ड, हैंडल करने वाला होल्ड है। तो ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। अगर ये फर्स्ट फॉर्म है, मतलब हमने इसको कैंसिल कर दिया, ए वाला आपका नहीं होने वाला है। अब बढ़ते हैं बी वाले ऑप्शंस पर। तो देखो, चाइना ऑन वेडनेसडे क्रिटिसाइज्ड इंडिया, कि चाइना ने वेडनेसडे को इंडिया की आलोचना की, किस कारण? कि बॉर्डर एग्रीमेंट को वायलेट करने के कारण। और कहा, और क्या कहा? और कहा कि इंडिया टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर, देखो, एंड सेड इंडिया टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी, और कहा कि इंडिया ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। पहले तो उन्होंने क्रिटिसाइज किया कि इन्होंने क्या किया? बॉर्डर एग्रीमेंट को वायलेट किया, और उसके बाद कहा कि इंडिया ने जिम्मेदारी ले ली रिसेंट टेंशंस की। अब मुझे एक चीज बताओ कि अब जब इंडिया ने पहले ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली रिसेंट टेंशंस की चाइना के हिसाब से, तो फिर चाइना को उनको क्रिटिसाइज करने की क्या जरूरत पड़ी? भाई क्या जरूरत पड़ी? इसका मतलब यहां पर कोई सेंस नहीं बन रहा है। एक तरफ तो बताया जा रहा है कि चाइना ने इंडिया को क्रिटिसाइज किया बॉर्डर एग्रीमेंट वायलेट करने के कारण, और दूसरी साइड बताया जा रहा है कि इंडिया ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली अभी अभी के टेंशंस के कारण। भाई जब इंडिया ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली तो आपको क्या का टेंशन, है ना? मतलब ये आपका मिसमैच हो रहा है, ठीक है। टुक यहां पर गलत है, इसका मतलब दोस्तों आंसर आपके सामने सी वाला जो है वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। आप देखें कि चाइना ऑन वेडनेसडे को जो है चाइना ने क्या किया? ब्लेम किया। ब्लेम करना मतलब आरोप लगाना, इल्जाम लगाया किस पर? इंडिया पर। किस कारण? फॉर वायलेटिंग बॉर्डर एग्रीमेंट, की भाई बॉर्डर एग्रीमेंट का जो वायलेशन हुआ उस कारण। एंड सेड, और क्या कहा कि इंडिया बोर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द रीसेंट टेंशंस। तो अब देखो, बोर जो है ये आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म है दोस्तों। फर्स्ट फॉर्म इसका होता है बेयर, ठीक है। बेयर का मतलब होता है लेना, ठीक है, जिम्मेदारी लेना, खास करके जिम्मेदारी लेना। रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए ये वर्ड आपका बिल्कुल सही है कि एक बेयर होता है, दूसरा होता है बोर, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। वर्ब का कौन सा फॉर्म? ये फर्स्ट फॉर्म, और ये आपका सेकेंड फॉर्म। और वर्ब का जो थर्ड फॉर्म है वो होता है बॉर्न। क्या होता है? बॉर्न, मतलब ले चुके, इस तरह से। तो ये आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, और इसका मतलब है किसी चीज को लेना, और ज्यादा जो है इसको मेनली हम लोग यूज करते हैं जिम्मेदारी के लिए, जिम्मेदारी उठाना, है ना, ग्रहण करना, इस तरह का यहाँ पर सेंस आ रहा है। इसका मतलब सी वाला आपका एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है दोस्तों, ठीक है। कैसा लगा क्वेश्चन दोस्तों? इसी तरह का, इसी लेवल के क्वेश्चंस आपके क्लर्क में आते हैं, ठीक है। बिल्कुल वीडियो को आप लोग बार बार देखें और समझें इसको। आंसर हमारा कौन सा है? सी वाला, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 145 का हमारा। The Delhi Police Special Cell dash into the conspiracy case regarding the riots in East Delhi submitted a charge sheet at the Karkardoma कोर्ट, ठीक है। दिल्ली में बहुत फेमस कोर्ट है दोस्तों, कई बार आप लोग न्यूज में भी सुनते हैं। करकरडुमा कोर्ट, उसी कोर्ट की यहाँ पर क्वेश्चन में बात हो रही है। देखो इसका मीनिंग क्या है कि जो दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल है,
ठीक है, डैश इनटू, उन्होंने क्या किया, डैश इनटू द कॉन्स्पिरेसी केस, ठीक है, डैश इनटू द कॉन्स्पिरेसी केस। कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है एक साजिश का जो केस होता है उसकी यहाँ पर बात हो रही है, उसमें डैश किया गया किसके द्वारा, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के द्वारा, रिगार्डिंग द रायट्स, जो रायट्स हुए थे, जो दंगे हुए थे ईस्ट दिल्ली में, उसके बेस पर सबमिटेड चार्ज शीट, और उन्होंने क्या किया, एक चार्ज शीट जो है उसको सबमिट किया, कहां पर, करकरडुमा कोर्ट के अंदर सबमिट किया। ठीक है, तो ये तो इसका थोड़ा सा हमने मीनिंग समझने की कोशिश की। अब आप देखें इसमें इसका स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। देखो, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, ये पूरा का पूरा आपका जो है सब्जेक्ट है, ठीक है, कोई एक वर्ड नहीं, पूरा यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक जो है, यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल है। सेल का मतलब होता है यहाँ पे स्पेशल, उसकी जो यूनिट है उसकी यहाँ पर बात की जा रही है। मतलब दोस्तों ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक। और सब्जेक्ट भी हमारा कौन सा है, सब्जेक्ट है हमारा दोस्तों सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्योंकि एक यूनिट की बात हो रही है, यहाँ पर एक स्पेशल सेल की यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखने में क्या लग रहा है, देखो एक बहुत ही बढ़िया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हिंट दी हुई है, वो है आपकी इनटू, ठीक, इनटू और उसके पहले कोई वर्ड, मतलब यहाँ पर हमको लग रहा है, देखो एक तो कोई हमारा वर्ब होगा, ठीक है, और उसके साथ आपका इनटू वाला प्रीपोजिशन है। मतलब इस तरह का जो वर्ब होता है, ठीक है, जिसके अंदर कोई प्रीपोजिशन भी आता है, उस वर्ब को हम लोग जनरली क्या कहते हैं, फ्रेजल, ठीक है। इसको दोस्तों यहाँ पर क्या कहा जाता है, फ्रेजल वर्ड्स या फ्रेजल वर्ब्स, ठीक है, ये हमारे फ्रेजल वर्ब्स कहलाते हैं, ठीक। तो मतलब ये जो वर्ड कुछ और होता है और इसका मीनिंग जो है वो निकल कर कुछ और होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। अब आप यहाँ पर देखो ऑप्शंस के अंदर, ऑप्शंस में आपके पास देखो इन्वॉल्विंग लिखा हुआ है, इन्वेस्टिगेटिंग लिखा हुआ है, स्क्रूटिनाइजिंग लिखा है, लुकिंग लिखा है और नन ऑफ दीज लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये देखते हैं हम लोग कि यहाँ पर वर्ब जो है वो आईएनजी वाला आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए। देखो, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल जो है डैश इनटू द कॉन्स्पिरेसी रिगार्डिंग, सेल जो है डैश इनटू, ठीक है, द कॉन्स्पिरेसी रिगार्डिंग द रायट्स, किसके हिसाब से या किसके अनुसार, जो दंगे हुए थे उसके अनुसार। तो यहाँ पे आईएनजी तो हम लोग लगा सकते हैं, लेकिन सही वर्ड कौन सा होगा उसका मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ दोस्तों। देखो ट्रिक क्या है, इन्वॉल्विंग जो आपका वर्ड है इसके साथ इनटू प्रीपोजिशन नहीं आता है। भाई आपने कहीं देखा है ऐसा, इन्वॉल्विंग इनटू, है ना, ही इज इन्वॉल्विंग विद आ सकता है, ठीक है, इन्वॉल्विंग विद प्रीपोजिशन आ सकता है, इन्वॉल्विंग के साथ जो है इनटू प्रीपोजिशन आपका यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। इन्वेस्टिगेटिंग इनटू आ सकता है, ठीक है, इन्वेस्टिगेटिंग के साथ इनटू जो प्रीपोजिशन है वो हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। लेकिन जैसे इन्वेस्टिगेटिंग, ही इज इन्वेस्टिगेटिंग, कभी एक सेंटेंस ऐसा देखा है, ही इज इन्वेस्टिगेटिंग इनटू द मैटर, ही इज टॉकिंग इनटू द इन्वॉल्विंग, तो मैं गलत बोला एक्चुअली, इन्वेस्टिगेटिंग के साथ भी इनटू जो है वो सूटेबल नहीं है, ठीक है, नहीं आता है। स्क्रूटिनाइजिंग इनटू, क्या आपने देखा है स्क्रूटिनाइजिंग इनटू, तो इसके साथ भी जो है इनटू प्रीपोजिशन नहीं आता है। इनटू जो प्रीपोजिशन है वो हमारा लुकिंग इनटू, क्या है, लुकिंग के साथ इनटू प्रीपोजिशन आया है। जैसे एक एग्जांपल है कि ये डोंट वरी I am looking into the मैटर, ठीक है। कैसे बोला जा रहा है कि डोंट वरी आई एम लुकिंग इनटू द मैटर, कि मैं जो है इस मैटर को क्या कर रहा हूं, इसको लुकिंग इनटू कर रहा हूं। अब लुकिंग इनटू का मीनिंग क्या है, लुकिंग इनटू का मीनिंग है इन्वेस्टिगेटिंग। क्या मीनिंग है दोस्तों, इन्वेस्टिगेटिंग, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो कि आई एम लुकिंग इनटू द मैटर, आई एम एनालाइजिंग, ठीक है। क्या हो सकता है, एनालाइजिंग, कि भाई डोंट वरी
आई एम एनालाइजिंग द मैटर, कि इस मैटर को जो है मैं देख रहा हूं, इसको मैं समझ रहा हूं, इस तरह का यहाँ पर सेंस आ रहा है। मतलब आप एक चीज देखो कि अगर मीनिंगफुली हम लोग जाएं, ठीक है, मीनिंगफुली अगर हम लोग देखें तो हमारा ये वाला भी सही है, ठीक है, इन्वेस्टिगेटिंग भी सही है। भाई इन्वेस्टिगेट देखो ना, यहाँ पर क्वेश्चन में देखो आप लोग कि दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल जो है वो क्या कर रही है, डैश इनटू द कॉन्स्पिरेसी केस, जो भी कॉन्स्पिरेसी केस है उसका वो जांच पड़ताल कर रही है, खोजबीन की उसके बारे में कर रही है। इसका मतलब मीनिंग वाइज आप देखो तो सारे वर्ड आपके सही लग रहे हैं, एकदम ठीक लग रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। स्क्रूटिनाइजिंग भी ठीक लग रहा है, इन्वेस्टिगेटिंग भी ठीक, बस एक इन्वॉल्विंग ठीक नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि मीनिंग वाइज ये ठीक इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि अगर हम लोग ऐसा बोलेंगे कि दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल इन्वॉल्विंग इनटू द कॉन्स्पिरेसी केस, इसका क्या मतलब है कि ये जो स्पेशल सेल जो दिल्ली पुलिस की बनाई गई वो खुद अपने आप में उस केस के अंदर इन्वॉल्व है, उसके अंदर भागीदार है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर बात हो रही है। तो फर्स्ट वाला ऑब्वियसली क्या होगा दोस्तों, कैंसिल कर देंगे अगर मीनिंग वाइज भी हम लोग देखें। और ये जो वर्ड है स्क्रूटिनाइजिंग, इसका मतलब है दिल्ली स्पेशल पुलिस जो है वो क्या कर रही है, छानबीन कर रही है, खोज कर रही है, ठीक है, इन सब का मीनिंग यही होता है। इन्वेस्टिगेटिंग इसका भी वही होता है और लुकिंग इसका भी यही होता है। लेकिन आपको ये देखना है कि इसके जस्ट बाद में जो है कौन सा वर्ड है, और इनटू है तो इनटू, आप इनटू का एक चीज आप देखो कि इन्वेस्टिगेटिंग के साथ इनटू नहीं आता है, बस बिल्कुल याद रखो, और स्क्रूटिनाइजिंग के साथ इनटू नहीं आता है। इनटू फिर किसके साथ आएगा, लुकिंग इनटू, ठीक है। तो फ्रेजल वर्ब में इसी मीनिंग में हम लोग लुकिंग इनटू लगा सकते हैं, और लुकिंग इनटू का मतलब होता है सेम, लुकिंग इनटू का मतलब यही होता है, इन्वेस्टिगेटिंग या स्क्रूटिनाइजिंग या फिर एनालाइजिंग, ये सारे इसके मीनिंग होते हैं। इसका मतलब ये डी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है दोस्तों। देखो पढ़ते हैं इसको कि दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल जो है, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल लुकिंग इनटू द कॉन्स्पिरेसी केस रिगार्डिंग द रॉयट्स इन ईस्ट दिल्ली सबमिटेड अ चार्जशीट एट द करकरडोमा कोर्ट, ठीक, मतलब आंसर हमारा डी वाला है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए देखते हैं अगला हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 146 वाला क्वेश्चन जो है, इसको हम लोग पहले पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं। देखो, कॉलेजेस आर इन अ डैश विद द गवर्नमेंट ओवर द फॉर्मेशन ऑफ गवर्निंग बॉडीज एंड हैव alleged that they are dash to pay salaries of staff ड्यू टू स्कैरसिटी ऑफ फंड, ठीक है। क्या इसका मीनिंग निकल कर आ रहा है दोस्तों कि ये बताया जा रहा है कि कॉलेजेस जो है वो किस में है, इन अ डैश में। अब देखो आपका क्या है, आर्टिकल है, इसका मतलब इसके बाद में यहाँ पर नाउन आने वाला है, ठीक है। अब इसका सेंस कौन सा होगा वो हम लोग आगे देखते हैं। कॉलेजेस आर इन अ डैश विद द गवर्नमेंट, किसके साथ डैश में है, गवर्नमेंट के साथ, किस बात पर, ओवर द फॉर्मेशन ऑफ गवर्निंग बॉडीज, की ये जो एक गवर्निंग बॉडी फॉर्म हुई उसके ऊपर कुछ ना कुछ कॉलेजेस जो है गवर्नमेंट के साथ डैश में है। चलिए कोई इशू नहीं। एंड हैव एलिज्ड, अब ये जो वर्ड है दोस्तों एलिज्ड, ये आपका नेगेटिव सेंस देता है, ठीक है, नेगेटिव सेंस देता है। एलिज्ड का मतलब होता है आरोप लगाना, ठीक है, क्या होता है, आरोप लगाना या किसी पर जो है इल्जाम ठहराना, उसके ऊपर जो है वही इल्जाम लगाना, आरोप लगाना, उस तरह का यहाँ पर सेंस हो रहा है। मतलब ये हमको नेगेटिव सेंस दे रहा है। तो इसका क्या मतलब निकल कर आ रहा है कि कॉलेजेस ने जो है गवर्नमेंट को आरोपित ठहराया, उस पर इल्जाम लगाया, इसका मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पर नेगेटिव सेंस आ रहा है, ठीक है। तो दो इंफॉर्मेशन हमको फर्स्ट वाले ब्लैंक के बारे में पता चल गई, क्या कि एक तो नाउन है, 100% नाउन है, क्योंकि यहाँ पर आपका आर्टिकल है और उसके बाद नाउन आता है, ठीक। उसके बाद जो है वो नेगेटिव सेंस का है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि देखो कॉलेजेस इन अ डैश है, कुछ ना कुछ कुछ गफला है या कुछ गड़बड़ है या इस तरह का कुछ सेंस आ रहा है, किसके साथ, गवर्नमेंट के साथ, किस बात पर, जो गवर्निंग बॉडी बनाने की जो बात थी उसके ऊपर। और इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस बात को एलिज किया दैट दे आर, अब यहाँ पर दे कौन है, दे कॉलेजेस के लिए है दोस्तों, किसके लिए है, कॉलेजेस के लिए, कि दे आर डैश, इसको देखते हैं हम। अब दे आर डैश टू पे, है ना, दे आर डैश टू पे
सैलरीज ऑफ स्टाफ, वो सैलरीज जो स्टाफ की सैलरीज है उसको पे डैश टू पे है ड्यू टू स्केर्सिटी ऑफ फंड। अब देखो यहाँ पर एक बहुत ही मजेदार हिंट हमको पता चल गई। क्या? आप देखो स्कार्सिटी जो वर्ड है दोस्तों, स्कार्सिटी का मतलब क्या होता है? उस चीज की कमी होना, ठीक है, उसका संकट होना या कमी होना, और ये आपका जो है नेगेटिव सेंस देता है। इसका मतलब यहाँ पर वर्ड हमारा कौन सा आने वाला है दोस्तों? नेगेटिव सेंस का वर्ड आने वाला है। ठीक, इंफॉर्मेशन पता चली। अब देखते हैं हमारे ऑप्शंस पर। देखो टसल, टसल का मतलब होता है एकदम विवाद की स्थिति होना, झगड़ा होना या फिर खींचतान होना। ठीक है, टसल का क्या मतलब है? खींचतान होना। तो यहाँ पर टसल क्या है? टसल हमारा एक नाउन है। चलिए अच्छी बात है। सेंस कौन सा आ रहा है भाई? झगड़ा होना, विवाद होना, खींचतान होना, है ना, जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ नेगेटिव सेंस आ रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्या है? फिक्स। अब फिक्स जो है दोस्तों ये देखो आपका ये वर्ड है इन, उसके बाद अ, और मान लीजिए हम लगा देते हैं फिक्स। तो ये जो पूरा का पूरा आपका जो 3 वर्ड्स का जो ये छोटा सा क्लॉज है, ये आपका एक बन जाता है फ्रेज। क्या बन जाता है? एक फ्रेज बन जाता है। और इसका क्लॉज नहीं, सॉरी क्लॉज गलती से बोल दिया, ये 3 वर्ड का जो है ये आपका एक फ्रेज बन जाता है। ठीक है, और इस फ्रेज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। क्या हो जाएगा? इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। अब आप एक चीज देखो कि यहाँ पर क्या इस तरह की बात हो रही है? बताओ जरा कि कॉलेजेस जो है आर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन विद द गवर्नमेंट। एक चीज बताओ, अगर मैं यहाँ पर लगा देता हूँ कि कॉलेजेस आर इन अ फिक्स विद द गवर्नमेंट, इसका क्या मतलब है? कि कॉलेजेस जो है गवर्नमेंट के साथ कठिन विपरीत परिस्थिति में है। इसका क्या मतलब है? कि गवर्नमेंट तो कठिन परिस्थिति में है, उसके साथ साथ कॉलेजेस भी है, मतलब दोनों जो है एक साथ है, दोनों मतलब एक साइडेड है। लेकिन यहाँ पर अगर पूरा पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा है कि सेंस कुछ और आ रहा है। सेंस ये आ रहा है कि कॉलेजेस और गवर्नमेंट की जो है कुछ ना कुछ खींचतान है, कुछ ना कुछ उनके बीच में जो है अवरोध है, विरोध है, इस तरह की यहाँ पर बात हो रही है। भाई दोनों एक साथ थोड़ी है, यहाँ तो ये बताया जा रहा है इन्हें फिक्स लगा देंगे तो ये मीनिंग हो जाएगा कि गवर्नमेंट, कॉलेज और गवर्नमेंट दोनों परेशानी में है। इसका मतलब फिक्स वाला हमारा कैंसिल कर दिया हमने। ठीक है, अब ये क्या है? डिलेमा। डिलेमा का मतलब होता है कंफ्यूजन। क्या मतलब होता है? कंफ्यूजन। तो क्या होगा? कॉलेजेस आर इन अ कंफ्यूजन विद द गवर्नमेंट। तो क्या ये मीनिंग आ रहा है कि कॉलेज जो है वो गवर्नमेंट के साथ कंफ्यूजन में है? ना तो गवर्नमेंट को समझ में आ रहा है कि क्या करना है और ना ही कॉलेजेस को समझ में आ रहा है क्या करना है। इस तरह का मीनिंग भी आपका यहाँ पर नहीं आ रहा है। फिर ये भी कंफ्यूजन है, इसको भी हमने कैंसिल कर दिया। स्पेड का मतलब होता है दोस्तों सीरीज। क्या मीनिंग होता है? सीरीज। तो क्या ये होगा कि कॉलेजेस जो है आर इन अ सीरीज विद द गवर्नमेंट, या फिर कंटिन्यूटी, है ना, एक कंटिन्यूटी की यहाँ पर बात की जा रही है ना, कंटिन्यूटी। तो क्या इस तरह का कुछ सेंस आ रहा है ना? कॉलेजेस जो है वो क्या है? कंटिन्यूटी है या कंटिन्यू में है विद द गवर्नमेंट ओवर द फॉर्मेशन ऑफ गवर्निंग बॉडीज। एक तरह से ये जो सीरीज या कंटिन्यूटी है ये आपका एक पॉजिटिव सेंस देता है कि गवर्नमेंट और जो कॉलेजेस है वो दोनों एक साथ कंटिन्यू है किसी चीज पर, कुछ सीरीज में है। तो आपका कुछ सेंस नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसको भी हमने हटा दिया और आंसर हमारा फर्स्ट वाले ऑप्शन के हिसाब से ही ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। ठीक अब हमारी इस चीज को कंफर्म करने के लिए जो है हम लोग क्या करते हैं? इस ऑप्शन की हेल्प लेते हैं 100%, ताकि हमको क्या हो जाए दोस्तों? श्योरिटी हो जाएगी। ठीक है ना? आप देखो आगे, तो विद द गवर्नमेंट ओवर द फॉर्मेशन ऑफ गवर्निंग बॉडीज एंड हैव एलिस्ट दैट दे आर डैश टू पे, है ना, दे आर डैश टू पे। अब यहाँ पर देखो सारे ही आपके जो है एडजेक्टिव हैं। क्या है? एडजेक्टिव, मतलब यहाँ पर कोई ना कोई एडजेक्टिव आने वाला है। देखो दे आर डैश टू पे, अब एक चीज तो डन हो गई क्योंकि यहाँ पर स्कार्सिटी है, मतलब आपका ये नेगेटिव आने वाला है। भाई वो क्या कर सकते हैं? वो डैश टू पे, सैलरी पे करने में डैश है क्योंकि उनके पास फंड की कमी है।
ठीक है, तो आप मुझे एक चीज बताओ कि जब हमारे पास फंड पैसे की कमी होगी तो हम सैलरी पे करने के लिए लायक होंगे या नहीं होंगे? जाहिर सी बात है सैलरी पे करने के लायक नहीं होंगे। अनएबल मतलब कुछ ना कुछ नेगेटिव सेंस, तो ये हमारा सही जा रहा है और वैसे भी ए वाला ऑप्शन हमारा सही है। अब इलिजिबल जो मतलब है, इलिजिबल, इसका मतलब होता है एबिलिटी टू रीड। क्या मतलब होता है? एबिलिटी टू रीड, एक हमारी एबिलिटी जिससे हम पढ़ सकें, ठीक है। साक्षरता एक तरह से, जो कि आपका पॉजिटिव सेंस है, इसको कैंसिल कर दिया भाई। कैपेबल मतलब लायक, किसी चीज को करने के लायक, ये भी पॉजिटिव सेंस है। एबल, ये भी पॉजिटिव सेंस है। और रिलक्टेंट का मतलब होता है अनविलिंग। क्या होता है रिलक्टेंट का मतलब? अनविलिंग, इच्छा ही नहीं होना। अब देखो ये नेगेटिव है, लेकिन क्या ये आएगा? देखो यहाँ क्या हम लोग ऐसे लिखेंगे कि दे आर रिलेक्टेंट टू पे सैलरीज, मतलब वो सैलरी देना ही नहीं चाहते, सैलरी देने की उनकी इच्छा नहीं है। कारण क्या है? कारण ये है कि उनके पास फंड नहीं है। तो भाई फंड नहीं है इसलिए उनकी इच्छा नहीं है, ये कौन सी बात हुई, है ना? फंड नहीं है तो वो मना कर देंगे कि हम पे नहीं कर पाएंगे, ऐसा थोड़ी कि हमारी इच्छा नहीं है। मतलब आपका मिसमैच हो रहा है, कोई सेंस नहीं बन रहा है ना? तो ये हमने फर्स्ट में ही काट दिया और सेकंड से भी हमारा जो है चीजें क्लियर हो गई कि फर्स्ट वाला जो हमारा ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक, पढ़ो। कॉलेजेस आर इन अ टसल, खींचतान बिल्कुल किसके साथ? विद द गवर्नमेंट। किस बात पर? ओवर द फॉर्मेशन ऑफ गवर्निंग बॉडीज एंड हैव एटलीस्ट, क्या एलिगेशंस लगाए? दैट दे आर अनएबल टू पे द सैलरीज ऑफ द स्टाफ ड्यू टू स्कैरसिटी ऑफ फंड। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आपके सामने दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 147 हम लोग देखने वाले हैं। कैन इंडिया फाइंड अ वे टू डैश द कोविड-19 वायरस व्हाइल प्रिजर्विंग इट्स डेमोक्रेटिक वैल्यूज? ठीक, क्या बताया जा रहा है इसमें कि क्या इंडिया जो है किसी प्रकार का कोई रास्ता निकाल सकती है टू डैश द कोविड-19, टू डैश करने के लिए। अब आप देखो टू के बाद ऑब्वियसली क्या आने वाला है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आने वाला है। ठीक है, तो टू डैश करने के लिए किसको डैश करना? कोविड-19 जो कोरोना वायरस का, ये जो कोरोना वायरस है इसका साइंटिफिक या इसका एक्चुअल जो नाम है वो कोविड-19, इस तरह से हम लोग इसको बोलते हैं। तो इसको डैश करने के लिए वाइल प्रिजर्विंग इट्स डेमोक्रेटिक वैल्यू, कि इसके साथ साथ, इसका मतलब इस कोविड-19 को हमको कुछ करना है और उसके साथ साथ हमको हमारी जो डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज है उसको प्रिजर्व करके रखना है। मतलब इस तरह से इस 19 को, कोविड को ट्रीट करना है या इसके साथ कुछ करना है, उसके साथ साथ हमारी जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज है, हमारी जो लोकतांत्रिक वैल्यूज है, जैसे कि लोगों का जो रक्षा करना, लोगों की जो राइट्स हैं उसकी रक्षा करना, वो भी हार्म ना हो, और उसके साथ साथ हम लोग जो कोविड-19 है उसको भी हम लोग कर्ब कर पाए या उस पर कंट्रोल कर पाए। इस तरह की यहाँ पर सेंस यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो क्या होना चाहिए? एक चीज हमने पता चल करी कि ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आने वाला है। दूसरा दोस्तों एक और चीज कि हमको कोविड-19 को इस तरह से डैश करना है, मतलब कुछ ना कुछ उसको कंट्रोल करने की बात हो रही है, उसको काबू में लाने की यहाँ पर बात की जा रही है। आप इसमें देखो सबसे पहले कॉम्बैट। अब कॉम्बैट का मतलब ही होता है कि उसको क्या करना? उसको कंट्रोल करना। ठीक है, अपने बस में करना। और ट्रीट का मतलब भी यही होता है कि उसको जो है उसको ट्रीट करना या फिर उसका इलाज करना बेसिकली। ठीक है, एसेस का मतलब होता है इसको एनालाइज करना। ठीक है, क्या होता है? उसको एनालाइज करना। और एस्केप का मतलब है उससे बचकर निकल जाना। ठीक है, बच निकलना। तो यहां पर आप देखो कि एस्केप का सेंस नहीं आ रहा है, एनालाइज। भाई ये बताओ, कैन इंडिया फाइंड अ वे टू एनालाइज
कोविड-19 को एनालाइज करने से क्या फायदा, उसको उसके बारे में बातचीत करने से क्या फायदा, डिस्कशन करने से क्या फायदा, मतलब यहाँ पर उस तरह का कुछ सेंस नहीं आ रहा है, एस्केप का भी यहाँ पर सेंस नहीं आ रहा है। जाहिर सी बात है हम उसको ट्रीट करने की बात कर रहे हैं, या इंडिया जो है किसी प्रकार का कुछ ऐसा रास्ता उसको निकालना चाहिए ताकि वो क्या कर सके, इस कोविड-19 को कंट्रोल कर सके, इस कोविड-19 को ट्रैक कर सके, ठीक है, होल्ड कर सके और इसका जो है ट्रीट कर सके। देखो, टू फाइंड अ वे टू ट्रीट द कोविड-19, ठीक है, तो या तो उसको ट्रीट करे या फिर उसको कॉम्बेट करे, तो दोनों ऑप्शंस आपके अवेलेबल हैं। और लास्ट में आप देखो दोस्तों, यहाँ पर ई वाला जो ऑप्शन है जिसमें बोथ ए एंड बी दोनों ऑप्शंस आपके हैं, इसका मतलब यहाँ पर डबल 2 ऑप्शंस आपके सही हो जाएंगे, ए और बी जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, इसमें ई वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा, ए एंड बी दोनों आपके आंसर होंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।